सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद जो आपने मेरी स्टोरी को इतना पसंद किया और इतना ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए दिल से आपका थैंक यू। मैंने अपनी कहानी ख़त्म की थी कि मैं जैसे तैसे लखनऊ पहुंच गया। लखनऊ पहुंचने के बाद क्या हुआ और मैंने कैसे ट्रायल दिया, अब आते हैं उस पर। सुबह मैं शेफ़ से मिला, शेफ़ ने बोला बता क्या क्या बना लेता है, तो मैंने बता दिया कि शेफ़ मैं ये बना लेता हूँ। शेफ़ ने बोला अच्छा। फिर शेफ़ ने बोला ऐसा कर, पहले तू सामान चेक कर ले कि क्या क्या है और क्या बन सकता है। फिर मैं बेकरी में गया तो मैंने सारा सामान देखा कि हाँ यार ये है, सब कुछ चेक कर लिया। मैं बोला शेफ़ सब कुछ है, बन जाएंगे, आप बताइए आप क्या बनाऊँ मैं। तो शेफ़ ने बोला मेरी तरफ से, मतलब शेफ़ की तरफ से मैंने ब्रेकफास्ट बनाना है, जो चीज़ें ब्रेकफास्ट में लगती हैं बेकरी में, और बोला बाकी तू अपनी मर्ज़ी से बना दे। मैं बोला ठीक है शेफ़। फिर मैं लग गया सबसे पहले शेफ़ की पसंद पे, क्रोजों, डेनिस, बनाना ब्रेड, डोनट, ये सारी चीज़ें मैं बनाने लग गया। सब मैंने मीजा कर दिया, फटाफट रख दिया। उसके बाद चीज़ केक, ब्रेड रोल, फ्रूट केक, बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई और शाम को सबका डिस्प्ले करना था। 5 बजे बोला था कि जीएम सर आएंगे तब तुमको दिखाना है। मैं बोला ठीक है सर। मैं सुबह से लगा, सब कुछ मैंने लगा दिया, डिस्प्ले कर दिया, बहुत अच्छे से सजा दिया सब। उसमें 1-2 डेजर्ट भी थे। शेफ़ आया, शेफ़ ने देखे, जीएम सर आए। पहले क्या ना ट्रायल होता था तो खा के देखते थे वहीं तुम्हारे सामने, या तो ट्रायल का आइटम रेस्टोरेंट में लगता था या फिर बेकरी में पूरा डिस्प्ले होता था। किचन वाले का क्या होता है, जब आला कार्ट का जो ट्रायल होता है वो सीधा रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन बेकरी वाले अपना बेकरी पे टेबल पे डिस्प्ले लगा देते हैं अच्छे से। वहाँ फोक नाइफ सब कुछ होता है, वो आके खाते हैं, देखते ज़रूर हैं। तो उन्होंने आके खाया, अच्छे से देखा, फिर बहुत पसंद आ गया उनको। मेरे लिए एक चैलेंज था और एक अच्छी बात भी थी, क्योंकि जो शेफ़ थे अमिताभ नंदी वो बेकरी से थे, उनका जो बैकग्राउंड था वो बेकरी से था। तो मैंने इसको बहुत ही अच्छे वे में लिया। मतलब यार मैंने सोचा कि शेफ़ अगर बेकरी से तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और जो चीज़ मुझे चाहिए, मतलब तो उनको पता होगा कि हाँ यार ये चीज़ बेकरी में लगती है तो इसके लिए मंगा दो। तो ये बहुत ही बेनिफिट था और लखनऊ एकदम टोटली अलग काम था वहाँ से, तो ये अच्छी चीज़ थी मेरे लिए। तो ट्रायल हुआ। फिर एक हमारे एफएम मैनेजर होते थे शिव कुमार महन, क्या पर्सनैलिटी थी। वो आए, उन्होंने किरोजों देखा, ओहो किरोजों देख के तो वो खुश हो गए। उन्होंने बोला कि ऐसा किरोजों मैंने बहुत दिन के बाद, मतलब बहुत सालों के बाद देखा है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने पहली बार देखा है, क्यों झूठ बोलना है, मैं बोल दूँ वो बोलेंगे कि यार इतना अच्छा किरोजों मैंने पहली बार देखा है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला यार बहुत सालों के बाद अच्छा किरोजों देखा। ये सुन के तो मतलब दिल खुश हो गया। किरोजों बनाने की ख़ास बात क्या है, मैं और मेरा भाई दोनों बेकरी से हैं, तो हम आपस में बात भी करते रहते हैं। तो उसने मुझे एक आइडिया बताया कि जब किरोजों बनाता है ना तो किरोजों को प्योर बटर से नहीं बनाना, किरोजों में थोड़ी मार्जरीन मिक्स कर, तो उससे क्या होता है ना किरोजों में लाइट आती है। खाली बटर से क्या होता है ना लाइट कम आती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, तो ये आइडिया ना बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने इसको फॉलो किया। और उस दिन ट्रायल में मैंने ऐसे ही किरोजों बनाए थे, ऐसे हल्के फूल जैसे। अब हो गया कौमी बन, 4000 सैलरी, ज्वाइन कर लिया। अब उस किचन में सबसे अच्छी बात या फिर बड़ी बात थी कि एक ही पूरे किचन में कौमी बन था, वो मैं। सीडीपी थे 4, चाइनीज़ में सीडीपी थे, कॉन्टिनेंटल गारमंजन में सीडीपी थे, और एक सीडीपी और थे जिसको मतलब ट्रेनिंग बेस पे थे, वो भी कॉन्टी से थे। और एक सीडीपी थे सबसे खतरनाक, अभी उनका नाम लेने जा रहा हूँ, नंदन सिंह नेगी, जिसको बोलते हैं सीडीपी खतरनाक। जब वो होटल में आते थे, सिक्योरिटी गेट पे होते थे तो हल्ला हो जाता था, केएसटी वाले, कौमी 3, सारे कौमी, कोई लॉकर में नहीं होता था, कोई कहीं नहीं, सीधे सब किचन में। तो ये भी एक नई चीज़ थी वहाँ लखनऊ में, मतलब टोटली काम अलग था। जैसे मैंने उससे पहले काम किया था जामनगर और केरला में, दोनों शहर से दूर थे होटल,
और उतने ज़्यादा चलते नहीं थे, मतलब थोड़ा बहुत काम होता था और कभी कभी बेकरी में कुछ भी काम नहीं होता था 2-2 दिन। इस वजह से मैं चीज़ें सीख गया था। लेकिन वहाँ क्या है, शहर के अंदर होटल था, 50 रूम का होटल था, रूम सारे लगते थे और काम था, मतलब एक इंसान दिन भर लगा रहेगा बेकरी में तब जाके वो काम ख़त्म कर सकता था। तो मैं भी दिन भर सुबह से ब्रेड बनाना, क्रोजों बनाना, डेनिस बनाना, डेली डेजर्ट बनाना, सुबह शाम बुफे लगता था। कभी कभी बीच में पार्टी भी हो जाती थी। तो मतलब एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा काम था। मैं सुबह 9 बजे जाता था, शाम को 7 बजे 8 बजे तक काम करता था। शेफ़ देखता था लगा रहता है दिन भर, और वहाँ इतनी चीज़ें सीखी। वहाँ जाके पहली बार पता चला फूड कॉस्टिंग क्या होती है, क्योंकि जो नंदन सिंह नेगी थे उनका काम ही यही था कॉस्टिंग बचाना, बटर नहीं देना किसी को, फ्रिज में ताला मार के चाबी घर ले जाना, मतलब एक अलग चैलेंज था, मज़ा आता था। तो मुझे एक बार नेगी शेफ़ ने 2 किलो बटर दे दिया और संकेत शेफ़ को तो भरोसा ही नहीं हुआ, बोले इतना बटर? मैं बोला हाँ। बोले नेगी शेफ़ ने दिया है? मैं बोला हाँ। बोले ऐसे कैसे दे सकते हैं, वो तो आधा किलो बटर नहीं देते हैं हमको, 100 ग्राम बटर नहीं देते हैं, बोलते हैं वाइट सॉस स्टॉक से बनाओ, दूध से बनाओ, ऐसे बनाओ। मैं बोला पता नहीं शेफ़, मुझे तो दिया है, मुझे कभी उन्होंने मना नहीं किया। उनका जो 2 ही लोगों से प्यार था, एक तो मुझसे और दूसरा जितने KST के बंदे थे वो उनके खास थे। बाकी किचन वालों को जो वो पेलते थे ना, पता नहीं सकता, मतलब पूरा किचन कांपता था उनके डर से, मेरे अलावा मैं खास। अब क्यों ये मुझे पता नहीं। तो उन्होंने जो भी कुछ बोलना है, जूस पीना है, बोले आलम चल जूस पीते हैं, तो मुझे भी पिलाना। फिर उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि कौमी बन क्या होता है, एक पावर होता है कौमी बन, मतलब तू समझ जा ना, बन के आगे कुछ नहीं है, सब कुछ पीछे ही है। ऐसा उन्होंने मुझे बहुत समझाते थे। बोले थोड़ा एटीट्यूड होना चाहिए, किसके साथ बैठना किसके साथ नहीं बैठना। उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन मैं फिर भी ध्यान से सुनता था उनकी बात। कैसे रहना किचन में, कैसे काम करना, तू कौमी बन है सबसे अलग रहा कर, तू अकेला कौमी बन है किचन का, पता है तेरे को, ऐसे वैसे बहुत समझाते थे। मैं बोला ठीक है शेफ़। और उनको मैंने काम करते कभी नहीं देखा, लेकिन उनका जो भोकाल था, लगता था कि यार ऐसा पावर होना चाहिए हमारा भी। मतलब जिसने भी जो भी काम करना है, कुछ नाम लेना है तो वो नेगी शेफ़ का नाम आना ही आना है, ये चीज़ थी। 1 साल हो गया ऐसे ही काम करते 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 करते, बहुत काम। फिर बंदे ने घर भी जाना रहता है, तब शेफ़ ने बोला ठीक है आलम तूने बहुत काम कर लिया, मैं एक लड़का रख लेता हूँ कौमी 2। तो फिर शेफ़ ने एक कौमी 2 रखा। वो बंदा भी मस्त था, अल्टीमेट, मुझसे बड़ा था एज में, नाम उसका था सियाराम, लेकिन वो होटल इंडस्ट्रीज से था। उसने मतलब सीनियर की फुल्ली रिस्पेक्ट, सब कुछ फुल। और फिर मॉर्निंग ड्यूटी करने लगा। वो सुबह आता था, मैं 3 बजे आता था। फिर मेरे पास कोई काम नहीं, मैं फिर 1 साल बाद निकम्मा हो गया, मतलब 3 बजे आके क्या करना है इंसान ने, तब तक वो ख़त्म कर देता था काम। फिर मैं किचन में जाने लग गया। फिर शाम को मैंने काउंटर संभालना है। अब आता है असली चैलेंज, एक अनपढ़ आदमी के लिए क्योटी पढ़ना। अब मैं कैसे क्योटी पढ़ता था, ये है असली बात। जब क्योटी पढ़ने का नंबर आता था तो एक तो क्या होता है ना, जो स्टूवर्ड होते हैं, मतलब जो वेटर होते हैं ना, उनकी लिखाई, ओहो, वो क्या है जल्दी जल्दी में लिखते हैं। तो क्योटी पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या किया, पूरा मेनू याद किया। मेनू याद करने से क्या होता है ना, आपको नाम पता होता है ना चीज़ों के, तो स्पेलिंग की ज़रूरत नहीं है, मतलब शॉर्ट में भी लिखा होगा ना तो आपको पता चल जाता है। और क्योटी लिखते भी ऐसे ही हैं। आप अगर इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, लेकिन क्योटी पढ़ने में आपको बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको ना उन चीज़ों के नाम नहीं पता होते। तो मुझे नेगी शेफ़ ने समझाया था कि तू सारी मेनू याद कर ले। मैंने क्या किया, बस मुझे टाइम मिल गया, मेरे पास लड़का आ गया, अब मैं फ्री था, मैंने सारा मेनू याद किया। फिर शाम को मेरी ड्यूटी वहाँ होती थी काउंटर पे। CDP ज़्यादातर मॉर्निंग करके चले जाते थे, फिर मैं अकेला किचन में, कई बार होता था ऐसा। तो मैंने फिर क्योटी पढ़ना सीखा। तो अब जैसे के पर लिख के पनीर लिख देते हैं तो इसका मतलब है कढ़ाई पनीर। कई लिख देंगे आर रोटी मतलब तंदूरी रोटी, फिर बाद में बी लिख देंगे बटर। तो ये चीज़ें आपने सीखना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या है, सारी चीज़ों के नाम पता होना चाहिए। अगर आपको नाम पता है तो आप समझ जाओगे कि ये लिखा है, बस इतना करना है। मैंने सारा मेनू याद किया, मतलब पूरा ही टाइम दिया, और फिर मैं क्योटी पढ़ना सीखा।
फिर जो काउंटर पे खड़ा होता है ना, वो ही उस टाइम किचन का शेफ़ होता है। मतलब कौन सा खाना कब पिकअप होना है, क्या कलर होना चाहिए, वही गार्निश बोलेगा, गार्निश करो, सब कुछ। फिर नेगी शेफ़ ने मुझे बताया कि शाम को तूने 6 बजे या 6:30 बजे ऐसा पूरा ट्रे गार्निश का रेडी करना है। ये क्रीम होना चाहिए, रोगन से लेके हर कुछ। खाने में अंदर कुछ है या नहीं पता नहीं है, लेकिन गार्निश में परफेक्ट होना चाहिए। फिर मैं किचन में हो गया, मैं करने लगा ऐसे ही। दिन में मेरे पास कोई काम नहीं होता था। फिर एक फेस्टिवल किया, फेस्टिवल का नाम था तेरा मेरा साथ, टेरिस पे। अब तेरा मेरा साथ जो फेस्टिवल था, ये टोटली इंडियन फूड था, इंडियन और तंदूर। लेकिन उसमें मेरा नाम भी था। नेगी शेफ ने बोला था कि आलम भी मुझे चाहिए, मतलब बेकरी का बंदा, तेरा मेरा साथ फेस्टिवल में, इंडियन तंदूर में। तो हमने 1 महीना वो फेस्टिवल चलाया। पेपर में नाम भी आया, फ़ोटो भी आया। नेगी शेफ के पीछे खड़ा हूँ मैं, सीख लगा रहा हूँ। तो आज भी वो कटिंग है मेरे पास, मैंने अपनी फ़ाइल में रखी है। ऐसा शौक़ था चीज़ें इकट्ठी करने का। फिर 1.5 साल हो गया मुझे। अमिताभ नंदी शेफ़ चले गए, फिर नागेंद्र शेफ़ आ गए। जब अमिताभ नंदी शेफ़ गए थे तो नागेंद्र शेफ़ को उन्होंने बोला था कि ये आलम को जाने मत देना, बहुत ही अच्छा लड़का है, इसको प्रमोशन करके रोक लेना। उनके जाने के बाद फिर 1.5 साल बाद मैं बन गया DCDP। DCDP कैसे बना, उसका रीज़न है मीटिंग हुई। क्या है, हर हफ्ते या महीने में मीटिंगें होती रहती हैं होटल में। इतनी मीटिंग होती हैं, ओहो, किसी ने कुछ कर दिया मीटिंग, क्योंकि शेफ़ ने हड़काना रहता है हम लोगों को। हम भी ऐसे करते हैं, क्या करें, मजबूरी है। लेकिन मैं बहुत कम मीटिंग करता हूँ। तो बुलाया बैंक्वेट में, फिर बताया कि भाई इसका प्रमोशन हुआ, इसकी सैलरी बढ़ी। फिर सबसे बाद में मेरा नाम आया कि आलम को इतनी सैलरी बढ़ी, और आज से आलम है DCDP, और मेरा स्काफ चेंज हो गया। वहाँ क्या होता था ना कि CDP का अलग स्काफ था और कॉमी का अलग स्काफ था। फिर सबके सामने स्काफ चेंज हुआ। फिर शेफ़ ने बोला चल ये स्काफ तू रख, ये तेरी निशानी रहेगी, और आज से ये स्काफ तेरा है। तालियां बजी, क्या मज़ा आया, ओ हो, कि यार मैं DCDP बन गया। अब DCDP बनने के बाद इतनी जिम्मेदारी कंधों के ऊपर, ओहो। अब मतलब तुमने मेनू बनाना है। लोगों को होता है ना कि पढ़ा लिखा ही होता है CDP या शेफ़, सुबह लंच ब्रेकफास्ट का मेनू। फिर लोग तुम्हें छेड़ते हैं कि चल यार इसको छोड़ देते हैं, ये कैसे करेगा। फिर रात में लॉग बुक लिखना। अब मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा काम था, मतलब बता नहीं सकता। उस टाइम पे मेरे लिए केक के ऊपर नाम लिखना बड़ा काम था, क्योंकि मैं हैप्पी बर्थडे तो लिख देता था, लेकिन जो स्पेलिंग नहीं मालूम होती थी ना, उसको कैसे लिखना है। तो कई कई बार मुझे 5-6 मिनट लग जाते थे केक में नाम लिखने के लिए, अगर कोई मेरे पास में खड़ा है। जैसे कभी कभी क्या, शेफ़ भाग के आ जाता है, यार ये नाम है, लिख दे फटाफट। अब मैं कैसे लिखूँ, वो बता देगा तो मैं बोलता था लिख के दे दो कागज़ में। फिर कोई भी स्टूवर्ड या कैप्टन आता था, यार नाम लिखने में, बोला ऐसा कर, लिख के लिया। वो बोलता था क्यों, मैं बता दूंगा। मतलब बताने से नहीं, लिखने से क्या होता है, सबूत होता है हमारे पास कि तूने ये लिख के दिया है, ये नाम है। मतलब ये बात भी सही थी, और मुझे स्पेलिंग पता नहीं थी, तो इस वजह से मैं लिख के लेता था ताकि मैं आसानी से लिख सकूं। अब उसके ही 6 महीने बाद मेनू बनाने का टाइम आ गया। मतलब शेफ़ थोड़ी मेनू बनाता है ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर का, वो CDP को बनाना पड़ता है या DCDP को। तो भैया ठीक है, अब कैसे सीखें। अब मैंने दिमाग लगाया, जो पुराने रजिस्टर थे, जो मेनू बनता है ना, रजिस्टर पूरा भर जाता है, अब वो मैंने 2-4 अपने बेकरी में रख लिए। अब जैसे वैसे तो संकेत शेफ़ थे, वो बना देते थे मेनू, और कभी कभी ना बनाए, अब फंस गई गरारी। तो क्या करना है, हमने 1 साल पहले, 6 महीने पहले ढूंढा कि भाई क्या क्या आइटम है, ये देखा मेनू में, वो पूरा इधर उतार दिया। देख देख के मैं लिख लेता हूँ सब कुछ। स्पेलिंग मालूम होती है तो बहुत अच्छा लिखता हूँ, बस अल्लाह का शुक्र है ये। लेकिन स्पेलिंग नहीं मालूम होती है तो बहुत प्रॉब्लम आती है लिखने में। मतलब टेंशन होता है, इरिटेशन होता है, यार क्या लिखूँ। तो रजिस्टर अपने पास होते थे, 2-4 रखे थे बेकरी में पुराने मेनू के। अब मेनू बनाना हो, कभी किसी को पूछा भाई क्या क्या ये है, करेला है, या फिर भिंडी 2 प्याजा, या फिर आलू है कश्मीरी, या जीरा आलू है, ये 4-5 आइटम रहते थे।
मेनू में और कुछ नहीं रहता था, एक नूडल, एक सब्जी, और ये भी लिखना मुश्किल होता था, 2-4 सलाद, 6 सलाद होते थे रायता के साथ। फिर एक पुराना मेनू उठाया और वहाँ से पूरे नाम लिख दिए चेक करके, अगर कोई आइटम उसमें कम ज़्यादा है फिर वो आइटम पन्ने पलट के ढूंढ लिया। इस तरीके से लिखना सीखा। अब लॉग बुक लिखने का नंबर आता था कि भाई क्या लिखना, तो उसमें 2 चीज़ें लिखनी होती थी, गुड मॉर्निंग शेफ़, और आज हमने ये चाबी या ये चीज़ हमने इस बंदे को दी और खाने में कोई कंप्लेन नहीं था, सब कुछ इज़ गुड। तो वही पुराना देख के कहीं से और यहाँ उतार देना है। कुछ गलती हो तो पता है ये पढ़ा लिखा नहीं है सबको, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं होने का मतलब ये था कि तुम्हारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती थी, क्योंकि तुम उसको पूरा फोकस करते थे, बहुत ध्यान देते थे, टाइम देते थे, तो मतलब गलती नहीं होती थी। मेरा मतलब यही होता था कि लिखने के बाद यार कोई ये ना बोला कि ये स्पेलिंग गलत है, तो मैं पीछे पूरा देख के, और स्पेशल जो संकेत साहब ने लिखा होता था ना वो देखता था मैं, संकेत साहब की स्पेलिंग गलत नहीं होती थी। तो ऐसे चलता रहा काम, चलता रहा, चीज़ें सीख ली, कोस्टिंग सीख ली कैसे होती है, मतलब बहुत कुछ सीखा लखनऊ में। काम, टीम लीडर क्या होता है, नेगी शेफ भी चले गए, नगिंदर शेफ आ चुके थे। उसके बाद क्या हुआ, नगिंदर शेफ भी चले गए, फिर शेफ़ आए हमारे नए, वीरेंद्र प्रहार, वो आए थे जहाज़ से, मतलब शिप से आए थे। अब उनके आने के बाद एक नया आया किचन में कुछ, मतलब वो बहुत बातें करते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे बाहर की। जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे अप्रोच किया, बोले आलम तेरे जैसा बंदा तो बाहर होना चाहिए जहाज़ में, जो तेरा मतलब बोलने का पावर है और जो तेरी लीडरशिप है, मतलब तूने तो वहाँ बाहर होना चाहिए, तेरे जैसे बंदे की बाहर ज़रूरत है। उन्होंने मुझे ऐसे पिंच किया। फिर मैंने पासपोर्ट बनवा लिया फटाफट। मैंने एचआर को बोला लिख के दो, मैंने पासपोर्ट बनवाना लिख के दिया कि हाँ ये बंदा हमारे यहाँ काम करता है इतने दिन से। तो हम पहुँच गए पासपोर्ट ऑफिस लखनऊ में, और हमारा पासपोर्ट लखनऊ से बनता ही नहीं है एटा वालों का, हमारा बनता था बरेली या रामपुर से बनता है। तो पहुँच गए, अब पासपोर्ट तो 5 महीना हो गया, उधर से इंक्वायरी ना आए। अब मैं परेशान कि यार इंक्वायरी नहीं आ रही, मेरा पासपोर्ट कब बनेगा। मैं पूछने जाता था तो कुछ ना हो। फिर क्या हुआ, एक बार में लड़का था, लखनऊ का था, उसके फादर बहुत बड़ी पोस्ट पे थे रेलवे में, उसकी मॉम हो गई एक्सपायर, और 13वीं वाले दिन उसने हलवाई कर रखा था, हलवाई आया नहीं। अब वो रात में 2 बजे आ गया। फ़ोन आया उसका विवेक के पास। विवेक ने बोला यार हम तो बना नहीं पाते हैं गुलाब जामुन, छोले भटूरे, बोले आलम शेफ़ को पूछते हैं। फिर वो दोनों मेरे पास आ गए। मेरे पास तो फ़ोन नहीं था ना, 2003 की बात है। तो मेरे रूम पे आ गए, तो उन्होंने बोला शेफ़ अब आपको एक काम करना पड़ेगा। मैं बोला बोलो भाई, तुम्हारे काम आ जाएंगे कुछ। बोले ऐसे ऐसे हलवाई किया था और मम्मी की 13वीं है और हलवाई आया नहीं है। बस उसी टाइम रात में 2 बजे चल दिए। देखा और हलवाई ने पनीर मंगा रखा था गुलाब जामुन बनाने के लिए। देखो सबसे कॉमेडी की चीज़, देखो हमने तो जो सीखा था वो खोए से सीखा था, अब उसने पनीर मंगा रखा था। ओहो, कोई बात नहीं। सबसे पहले चाशनी चढ़ाई, मैं, विवेक और एक हमारा लड़का था केएसटी में अमर सिंह, लेकिन वो मेरा खास था, दोस्त था मेरा। हम 3 लोग पहुंच गए और वो बंदा भी था। हमने चाशनी चढ़ाई, चने चढ़ा दिए, अमर सिंह ने आटा गूंद दिया भटूरे का। अब गुलाब जामुन का नंबर। पनीर से ज़िंदगी में गुलाब जामुन नहीं बनाए थे, लेकिन मम्मी की 13वीं थी यार, हमारा दोस्त था, साथ में काम करता था, तो जिगरी था। लखनऊ में जितने भी लोग थे ना वो सब बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। तो कोई बात नहीं, पनीर घिसा और उसमें डाला मैदा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मारा। पहले 2-4 गुलाब जामुन ट्राई किए कि यार सही हो रहे हैं कि नहीं। गुलाब जामुन तो इतने नरम, मतलब ज़्यादा ही नरम बन गए। फिर क्या करा, फिर हल्का सा मैदा मारा, फिर हमने बड़े पतीले में रखे उसको, ताकि वो सिंगल सिंगल रहें या डबल रहें, ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ना आए, नहीं तो टूट जाएंगे। ऐसा दिमाग लगाया, कर दिए, सब कुछ हो गया, मतलब बन गए गुलाब जामुन, भटूरे, पूरी, सब छोले, मतलब बढ़िया हो गया। फिर वो आया हमारे पास 1-2 दिन बाद, बोला भाई थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा किया यार, इज्जत बच गई हमारी। मैं बोला यार कैसे बात कर रहे हो, तुम्हारे लिए तो रात दिन खड़े हैं। फिर उसने बोला ये लो दारू पिलाएंगे तुम्हें। हमने बोला भाई हम तो पीते नहीं हैं। तो बोले काम बताओ अब हमें कुछ। हमने बोला क्या काम बताएं यार, तुम क्या करा सकते हो, हमारा पासपोर्ट
बनना इतने दिन से बन ही नहीं पा रहा है। बोले ये काम है इतना सा, चलो हमारे साथ कल। उसके अंकल थे वहाँ पासपोर्ट ऑफिस में। अब मैं उसके साथ गया सीधा ऑफिस में। उधर जो सबसे हेड पोस्ट में थे ना, सबसे ऊपर पोस्ट में, वो उसके अंकल थे। उन्होंने उसको देखा, बोले हाँ क्या करने आया? बोला अंकल इनका ऐसे ऐसे पासपोर्ट है 6 महीने से बना नहीं है। बोले कुछ है? वो एक पर्ची मिलती है जब आप फाइल जमा करते हो ना, मैंने दी। 10 मिनट में पासपोर्ट नंबर दे दिया उन्होंने। इसको बुलाया, उसको बुलाया, फाइल आई घट घट घट। 10 मिनट में बोला ये लो पासपोर्ट नंबर, 15 दिन में या 10 दिन में घर पे आ जाएगा। मेरे होटल पे एड्रेस पे पासपोर्ट बना था मेरा। 10 दिन तब हुए कि पासपोर्ट मेरे हाथ में। ओहो, मैं बोला यस, पासपोर्ट बन गया। अब बाहर जाने की लत। एक बंदा था नाइट में, दादा, उसने हमेशा अप्लाई करता रहता था, सिर्फ में यहाँ वहाँ। फिर उसने मुझे भी, मैंने उससे पूछा कि दादा कैसे अप्लाई करते हैं? उसने बोला देखो, एक टाइम्स ऑफ इंडिया आता है और एक हिंदुस्तान टाइम्स आता है। ये दोनों, एक आता है थर्सडे जिसमें वैकेंसी निकलती हैं, एक आता है सैटरडे या मंडे नहीं फ्राइडे, उसमें बोले वैकेंसी निकलती है बाहर की। वो भैया पेपर ढूंढना चालू कर दिया। कई बार होटल में ना मिले तो ख़रीदना चालू कर दिया। अब उसमें देखा कि यार ये वैकेंसी है। फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे बेकरी में आपके पास वैकेंसी? बोले हाँ। कईयों ने बोला हाँ। फिर हमने CV भेजी, मेल किया, सीख रहे हैं। दिल्ली से आ गया, एक बार बुला लिया हमको, हम पहुंच गए, लाइन में खड़े हैं, इंटरव्यू हो गया, पासपोर्ट उन्होंने जमा कर लिया। फिर वहाँ थोड़े दिन बाद रेड पड़ गई, अपना पासपोर्ट जब्त हो गया। ओहो, फिर पासपोर्ट लेने जाना पड़ा। पासपोर्ट लेने जाने में इतना परेशान मैं, पहले कोर्ट जाना पड़ा 30,000, फिर क्राइम ब्रांच जाना पड़ा, मतलब 2 दिन लग गए पासपोर्ट लाने में। इतना परेशान हो गया, एक हफ्ते में 4 बार दिल्ली गया, मतलब आना जाना थक गया मैं। फिर एक मैनेजर थे हाउसकीपिंग में, आरिफ खान, उन्होंने बोला आलम तू इतना परेशान हो रहा है, कहाँ जाता है तू इतना? मैं बोला सर मैं बाहर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। बोला तेरा क्यों नहीं हो रहा है? मैं बोला मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरा CV देखा, बोले पागल, 5वां पास लिख रखा है CV में और तू अप्लाई करता है सिर्फ के लिए, तो तेरा कहाँ से हो जाएगा? ऐसा कर, इसको तू 10वां पास कर, लिख CV में। भले तेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो तू कर, ऐसा कर, फॉर्म भर दे लोकल, मतलब 5वें का तो है तेरे पास स्कूल का, तो तू जब लोकल फॉर्म भर देगा ना, जैसे स्कूल में 10वें का फॉर्म भर दे 9वें की फ़ीस करके, और 10वां कर ले तू ऐसे करके, नहीं तो तेरा होएगा नहीं। मेरे दिमाग में ये बात आई। फिर मैंने CV में 10वां पास कर दिया और फिर मैंने अप्लाई किया। फिर एक जगह हमारा हो गया था, सिंगापुर होने वाला ही था, लेकिन जो मेरे साथ में शेफ जाने वाले थे प्रजापति, वो गए नहीं, तो फिर मेरा भी नहीं हुआ। फिर मैंने ये सपना छोड़ दिया बाहर जाने का। फिर काम में ध्यान दिया दोबारा। काम में मैं कार्विन कर लेता हूँ। कार्विन मैंने संजय प्रजापति शेफ से सीखी थी। वो छुपके बनाते थे कार्विन, लेकिन उसके बाद भी मैंने सीख ली। वो एक सनफ्लावर का ना फूल बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया, अल्टीमेट। मैंने तो पहली बार देखा। अब मैंने देखा कि शेफ ये बनाते कैसे हो आप? अब उस बंदे ने बताना नहीं तुमको, ये देखो। मैं गया कोल्ड रूम में बैठ के नीचे, और घप्पा घप लगे। उनके पास एक चाकू था, वो उन्होंने बनवाया था, आजकल तो मिलते हैं, उस टाइम पे उसने बनवाया था इंसान ने, लेकिन हमें ना बताए, छुपा के रखा। मैं बोला कोई बात नहीं, मत बताओ। मैंने 2 KST लगा दिए। मैं भी नेगी शेफ का चेला था, तो मैंने 2 लड़के बुलाए। मैं बोला ना ये शेफ की जो नाइफ है ना, ये तुमने गायब करनी है। उन्होंने बोला अच्छा। मैं बोला हाँ, इसको गायब करो, जो गायब करेगा 50 रुपये उसके। उन्होंने उसको गायब कर दी। अब प्रजापति शेफ का पूरा शक मुझ पे। आगे मेरे पास, बोले आलम तूने मेरा नाइफ लिया? मैं बोला नहीं शेफ, मैंने नहीं लिया है। और मैंने लिया ही नहीं था। बोले सच बता, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, मैं शेफ को बोलूँगा। मैं बोला शेफ आप जिसको बोलना है बोल दो, मैंने नहीं लिया आपका नाइफ, सच बता रहा हूँ मैं। अब वो बंदा इतना सीरियस, लड़ने को तैयार, लेकिन मुझे तो गुस्सा ही ना आए, क्योंकि मुझे तो पता था नाइफ किसने लिया है, मैंने तो लिया नहीं था। अब वो नाइफ लड़कों ने उड़ा दिया और वो मेरे पास। अब प्रजापति शेफ की छुट्टी थी। अब क्या किया हमने, बोला कद्दू काटते हैं।
कद्दू काटा हमने और सीधा बुफे में लगा दिया। बुफे में लगा दिया तो कई लोग मुझे बोलते थे कि तू जब कुछ काम करता है, जैसे कुछ कार्विंग करता है, कुछ करता है, तो शेफ़ को दिखाया कर। मैं बोला यार एक तो मैं काम करूं और ऊपर से शेफ़ को दिखाने जाऊं ऑफिस में कि शेफ़ मैंने ये बनाया कैसा लगा। मैं बोला मैंने कार्विंग की और मैंने रेस्टोरेंट में लगा दिया। शेफ़ पूछेगा नहीं कि आज ये किसने बनाया, शेफ़ की छुट्टी है तो पूछेगा ही तो कोई तो भला इंसान होगा जो मेरा नाम देगा कि आलम ने बनाया है, तो मैंने क्यों पूछना है। और शेफ़, एफएमबी मैनेजर और जीएम कुछ करें ना करें, मतलब इन्होंने शाम को जब बुफे लगेगा 7 या 7:15 या 7:30 इन्होंने एक बार बुफे में चक्कर ज़रूर लगाना है। उसका रीज़न होता है, मतलब इनकी आंखों में पावर होता है, ये देखते हैं कि यार कोई चीज़ गलत तो नहीं लगी, सब सही है, खाने का कलर कैसा है। सबसे बड़ी बात है ना, खाने का कलर अलग अलग होना चाहिए। मतलब सारे बुफे में तुमने लाल खाने नहीं रख देने। जब आप मेनू बनाते हो ना तो सबसे बड़ी चीज़ होती है खाने का कलर कैसा है। हर तरीके का कलर होना चाहिए, हर टेस्ट का खाना होना चाहिए। तो ये चीज़ें वो चेक करते हैं। अब जब इंसान जाएगा रेस्टोरेंट में और कार्विंग लगी देखेगा, पूरा वेजिटेबल का डिस्प्ले, तो पूछेगा नहीं किसने किया ये। तो जाहिर सी बात है पूछना तो कोई तो बताएगा ना, आलम शेफ ने लगाया, तो वो पता चल जाता। तो शेफ मेरे पास आता था, बोले आलम बहुत बढ़िया किया तूने, तो अच्छा लगता था। अब मैंने ऑफिस में जाऊँ तो वो बोलेगा भी नहीं कि इतना अच्छा किया है, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मैंने सिर्फ काम किया, मुझे पता है आज नहीं तो कल तो पता चल ही जाएगा, मैंने बताया नहीं कभी, काम किया। फिर न्यू ईयर में हमने मार्जरीन की कार्बिन भी की, जिसको बोलते हैं ना बटर कार्बिन, वो भी मैंने थोड़ी थोड़ी सीखी। आज तक मैंने सिर्फ एक काम नहीं किया है, वो है आइस कार्बिन। वो मुझे नहीं आती क्योंकि वो मैंने देखी नहीं है, और जाहिर सी बात है मैंने देखी नहीं तो मुझे आई भी नहीं। सुना था कि लोग बोलते हैं कोल्ड रूम में काटते हैं, ऐसे काटते हैं, लेकिन मैंने कभी करते नहीं देखी किसी को। जिस दिन करते देख लूँगा तो मुझे पता है इंशाल्लाह मैं कर लूँगा। अंदर से जुनून आता ना कि करना है कुछ, मतलब करना तो करना है, ऐसे रुकना नहीं है। ऐसे ही चलने लगी ज़िंदगी। लखनऊ में सब कुछ होने लगा, कहाँ से कहाँ पहुँच गए सब। वहाँ की जो टीम थी एकदम सुपर्ब थी। वहाँ हुजूर अहमद थे सर्विस में, मतलब अल्टीमेट। वो उस टाइम स्टूवर्ट थे और मैं कोमी वन था, आज वो भी जीए में। फ्यूचर में टाइम मिला तो मैं उनकी स्टोरी भी डालूंगा ना, मतलब उनकी स्टोरी भी एकदम अल्टीमेट है। मतलब आपको ना एक पावर मिलता है कुछ करने का कि यार जब हुजूर अहमद जीएम बन सकता है, खुर्शीद आलम शेफ बन सकता है, तो मैं सोचता हूँ कोई भी बन सकता है शेफ। इतना मुश्किल नहीं है। पढ़ा लिखा ये सब ना बहाने होते हैं, क्योंकि आप काम करना नहीं चाहते हो, आप उस चीज़ में ना बंद जाना चाहते हो, तो उस चीज़ से निकलो, उसको फाड़ दो। अगर आप इस पर्दे के अंदर हो, पिंजरे के अंदर है ना, तो उसको तोड़ो और बाहर निकलो। अगर मैं शेफ बन सकता हूँ तो मैं सोचता हूँ कोई भी शेफ बन सकता है। अब मैं बताता हूँ, 4 साल कंप्लीट हो गए और 3 शेफ भी बदल चुके थे, जीएम भी बदल चुके थे, हम वो ही थे। हमसे कोई कुछ बोलता नहीं था। अब जो नंदन सिंह नेगी थे या संकेत शेफ था, गिरिराज शेफ थे, ये चले गए थे। खाली नहीं, गिरिराज शेफ थे, खाली हम 2 सीडीपी थे, तो हम 4 साल पुराने थे। हमसे कोई कुछ बोलता नहीं था, बहुत पावर थी हमारे पास। हमें लगता था कि हम ही शेफ़ हैं। मतलब शेफ़ का वहाँ अलग काम था, किचन हमारा था। मतलब ये बंदा सेविंग नहीं की तो हमने इसको आज ड्यूटी नहीं लेना है, बंदे ने पॉलिश नहीं की जूतों में तो जाओ पॉलिश करके आओ। ये जो शेफ़ ने रूल बनाए थे हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। मतलब शेफ़ की बात पत्थर की लकीर थी हमारे लिए। कोई 10 मिनट लेट ड्यूटी आया और उसने फ़ोन नहीं किया तो उसको ड्यूटी पे नहीं लेना है। लेकिन उसको ड्यूटी पे ना लेने का घाटा क्या होता था कि तुम्हें खुद काम करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ और ज़्यादा बंदे नहीं होते थे। तो ये तुम्हारे अंदर पावर होना चाहिए। लेकिन शेफ़ ने जो बोला था हमने उसे फॉलो करना है, भले हमने काम करना है, हमें कोई डर नहीं था। तो ऐसा करने से क्या होता है, तुम्हें काम सीखने को मिलता है। तो कई बार तंदूर वाला लेट हो जाता था तो हमने उसे वापस कर देते थे। वो शेफ़ के पास एक बार चला गया, बोले शेफ़, आलम शेफ़ बोल रहे हैं कि घर जाओ। तो शेफ़ ने उसे बोला, जब क्यों बोला आलम शेफ़ ने, उसने बोला मैं लेट हो गया 10 मिनट। तो बोले तूने फ़ोन किया था, बोले नहीं। तो बोले जा फिर, आलम शेफ़ ने बोल दिया तो जा। मतलब शेफ़ ने हमारी बात कभी काटी नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अगर आलम ने बोला इसको जा तो आलम कर लेगा। फिर वो वहाँ से बहुत ही गुस्से में आया और मुझे बोला कि शेफ़ आप तो ना नेगी शेफ़ बन रहे हो। मैं बोला यार नेगी शेफ़ बनना क्या है, मैं तो नेगी शेफ़ का चेला हूँ।
और शेफ़ के रूल हैं वो मैं फॉलो करता हूँ। मैंने क्यों बनना है नेगी शेफ़? तू नेगी शेफ़ मुझे नहीं बनने देना चाहता है तो टाइम पे आ ड्यूटी, बस बात ख़त्म। लेकिन शेफ़ ने जो बोला है हम उसको फॉलो करेंगे, यही हमारा काम है, इसीलिए हम CDP होते हैं। और हमने कुछ नहीं सीखा, मतलब शेफ़ की बात सर आँखों पे बोलते हैं ना, वो थी हमारे लिए। अगर शेफ़ ने बोला कि इस इंसान को इधर नहीं आने देना, तो हमने आने नहीं देना, भले फिर कुछ करना पड़े हमें। ये चीज़ थी हमारी, ऐसी स्टाइल थी। अब 4 साल पूरे हो गए, शेफ़ लोग चेंज हो चुके थे, GM चेंज हो चुके थे, अब हमसे कोई कुछ बोलता नहीं था। अब वहाँ से नौकरी क्यों छोड़ी सरोवर से, ये है असली बात। एक दिन मेरी मॉर्निंग में ड्यूटी थी और मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, वही मैं कॉर्नफ्लेक्स खाता था या फिर खीर में खा रहा था। उस दिन बेकरी में नीचे बैठ के आराम से खीर खा रहा था चाइना बोल में, और आवाज़ भी आती है खट खट। और दरवाजे में क्या होता है ना, कांच लगा होता है ताकि आप बाहर से देख पाओ अंदर कौन है। और दरवाजे से किसी ने मुझे देखा, मुझे लगा ऐसे, और कुछ बोला नहीं। फिर मैंने देखा तो देखा MD सर, होटल के MD। अब मैं बोला यार आज तो क्लास लगेगी। वो जाहिर सी बात है GM को बोलेंगे या शेफ़ को कि तुम्हारा बंदा, सीनियर बंदा नीचे बैठ के ऐसे खीर या खा रहा था, कुछ खा रहा था। उन्होंने नहीं बोला। अब मैं 1-2 दिन इंतज़ार करता रहा कि मुझे अब बुलाया जाए, ऑफिस में मेरी पेशी हो, और पेशी मेरी हुई नहीं। अब मैं टेंशन में। मेरा एक लड़का था यशपाल, हम रूम पार्टनर भी थे और वो क्वांटी से था। मैंने बोला भाई अब यहाँ नौकरी नहीं कर सकते। उसने बोला क्यों? मैं बोला यार हमें कोई कुछ बोलता नहीं है। तो उसने बोला ये तो अच्छी बात है, कोई कुछ बोलता नहीं है तो तुम्हें तो अच्छी बात है, एंजॉय करो। मैं बोला नहीं यार, अगर अभी से एंजॉय करने लगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी इंडस्ट्री में आके सिर्फ 5-6 साल हुआ है और अभी तो हमने बहुत कुछ सीखना है। अगर अभी से हमें ये चीज़ आ गई यार हमें किसी ने कुछ बोलना नहीं, हमने किसी की सुनना नहीं, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा ज़िंदगी में। मुझे एक इंसान ऐसा चाहिए जो मुझे हड़काए या कुछ बोले। तो उसने बोला क्या बात करो? मैं बोला हाँ यार अब यहाँ दिन भी बहुत हो गए, अब चलो दोनों भाई निकलते हैं, हम यहाँ नहीं करेंगे अब काम यार, क्योंकि मैं खा रहा था तो ये गलत था। मुझे देखा तो मुझे बोलना चाहिए कि तू ऐसे बैठ के क्यों खा रहा था। अब नौकरी ढूंढने पे प्लान हुआ। फिर मैं और यशपाल गए अहमदाबाद। उसका भाई था वहाँ चौधरी, महसाना बॉर्डर पार्क में वो शेफ़ था। तो हम वहाँ गए, वहाँ बेकरी थी। तो मेरी तो यहाँ सैलरी कम थी, 5,000 या कुछ थी, मतलब CDP बनते बनते 5,500 रुपये सैलरी थी। तो वहाँ मुझे 8,000 सैलरी का ऑफ़र किया और बेकरी में मुझे बोला करने के लिए। अब मैंने देखा बेकरी वही थी जो मैं छोड़ के आया था मतलब लकड़ी वाली बेकरी थी वहाँ। ओहो, मैं बोला नहीं यार मैंने नहीं करनी है। फिर हम वहाँ रहे 1-2 दिन, फिर हम आ गए बड़ौदा में मेरा भाई उस टाइम सूर्या पैलेस होटल में था। तो उसने बोला कि यहाँ वैकेंसी है तो यहाँ देख ले। ये जो सूर्या पैलेस वालों की जो बेटी थी, शगुन मैम नाम है उनका, वो एक रेस्टोरेंट बना रही थी बहुत अच्छा। उसमें कोई इंडियन खाना नहीं था, ना कोई तंदूर था, उसमें कॉन्टिनेंटल, लेबनीज और सैंडविच, ये सारे मिक्स खाने थे। उन्होंने बोला, मैं गया तो मिला HR से, तो उन्होंने बोला ट्रायल दे दो। मैं बोला जी सर दे देंगे ट्रायल मैंने दे दिया। ट्रायल में क्या था, मुर्ग इलायची का शोरबा, क्लियर होता है एकदम, क्या मज़ा आता है आपको पी के। चिकन काठी रोल मेरा फेवरेट है, क्योंकि जो लखनऊ में हम बनाते हैं ना अंडा लगा के, वैसा मैंने देखा नहीं कहीं। लखनऊ के जो होटल का था ना काठी रोल, मस्त था। फिर मैंने पास्ता दिया था, अरबियाता सॉस में, रेड सॉस जिसको बोलते हैं ना, तो हम ओरिजिनल बनाते हैं, मैंने रेसिपी भी बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने दी। HR तो इतना खुश, मज़ा आ गया उनको। मुझे बोला तुम्हें 7,000 सैलरी देंगे और तुम्हें जॉइनिंग डेट अभी नहीं बताएंगे क्योंकि अभी बनना है। मैं बोला कोई बात नहीं सर, जॉइनिंग डेट आप जब चाहे बता देना, भाई मेरा इधर ही है, उसको बता दे। मैं आ गया लखनऊ, करने लगे काम, जैसा अपना चल रहा था सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पता ही आपको कोई कुछ बोलता नहीं था और काम भी सीख लिया था। 4 साल भी हो गई थी, 4 साल एक प्रॉपर्टी में निकालना, ओ हो कितनी टेंशन की बात है। मतलब यार 4 साल से काम कर रहे हैं, फिर बोलते थे कि अब हम यहाँ से रिटायरमेंट लेके जाएंगे, कि मतलब खुद करके जाएंगे और आएंगे पेंशन लेने के लिए। ऐसी बातें होने लगी थी। तो ऐसे मजाक चलने लगती थी कि यार ये लोग तो नौकरी नहीं छोड़ रहे, इनको 4 साल हो गया, इनको 4.5 साल हो गया, ये क्या पेंशन लेके निकलेंगे यहाँ से।
पेंशन लेने आया करेंगे, खुद खुद करके रिटायरमेंट लेंगे, ऐसे होने लगा। और बाहर का भी मेरा हुआ नहीं था। तो फिर मुझे फाइनली बड़ौदा से फ़ोन आ गया कि तुमने जनवरी में यहाँ ज्वाइन करना है, मिलांज कैफ़े। मैं तो खुश, मैंने रिज़ाइन दे दिया। सब ने मुझे बोला कि क्यों दिया यार, मैं बोला बस ऐसे ही दिया। फिर मुझे एमडी ने बुलाया स्पेशल, मतलब एमडी का कोई इंटरफेयर नहीं था होटल में, क्योंकि होटल था सरोवर का, पूरे वो ही देखते थे, लेकिन मुझे एमडी ने बुलाया। बोले आलम जी आपने डिज़ाइन दे दिया। मैं बोला जी सर। बोले आप इतने अच्छे केक बनाते हो, आपके जैसे केक हम कहाँ खाएंगे, क्यों जा रहे हो, आपको सैलरी की प्रॉब्लम है तो आप बताओ। मैंने बोला नहीं सर, मुझे कोई सैलरी की प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे अपने घर के पास मुझे नौकरी मिल रही है, इसलिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आगे भी बढ़ना है और कुछ सीखना है। अब यहाँ का तो सारा मुझे पता चल गया है, तो मुझे कुछ सीखना है। वहाँ जो मेरे केक थे ना, स्पेशल ड्राई फ्रूट केक और चॉकलेट ट्रफल केक, इतने फेमस थे, मतलब आज भी जिन लोगों ने मेरे हाथ का केक खाया है वहाँ पर, हुजूर भाई से लेके मतलब शेफ़ एमडी, वो आज भी मिस करते हैं और मुझे कितनी बार फ़ोन करते हैं कि भाई हज़ारों केक खा चुके, लेकिन जो तुम्हारे हाथ का केक खाया था ना वो आज भी खाया नहीं है। वो मैं मतलब स्टाइल थी मेरी बनाने की। मैं किसी एनसी का केक बनाता हूँ ना, एनसी का मतलब नॉट चार्जेबल केक, फ्री वाला, तो मैं बहुत ही दिल से बनाता हूँ। कई लोग क्या होता है ना, फ्री के केक बनाते हैं तो उनकी ऐसा लगता है नान ही मर गई यार, फ्री में दे रहे हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ कि भाई तेरे को क्या मतलब फ्री में दे रहे हैं या पैसे में दे रहे हैं, वो कंपनी का प्रॉब्लम है। हमारे लिए पैसे हैं क्योटी, मतलब हमको क्योटी मिली, पैसे आ गए, हमें क्या मतलब पैसे आए नहीं आए, हमें इससे क्या मतलब। लेकिन एनसी में क्या होता है कि वो गेस्ट हमारे जान पहचान का होता है, तो अगर हम उससे ख़राब देंगे तो वो 10 जगह बोलेगा, शेफ़ को भी बोलेगा, जिम को, यार कि केक खाया था या फिर ये खाना खाया था बेकार था तुम्हारा। गेस्ट तो क्या है, खा के चला जाता है, लेकिन अपना बंदा हमेशा साथ में रहता है, आजू बाजू रहता है, कहीं ना कहीं रहता है, तो वो हमारा प्रचार करता है कि यार ये अच्छा था या ख़राब था। तो मैं बहुत ही दिल से बनाता हूँ एनसी का खाना कि यार बंदे को मज़ा आना चाहिए, उसके घर वालों को भी मज़ा आना चाहिए, ये मेरी स्टाइल है। तो उन्होंने मुझे समझाया, लेकिन मैंने कहाँ समझना था, मैं तो डिसाइड कर चुका था उस दिन से, जिस दिन से मैं ज़मीन पे बैठा खा रहा था। तो मैं आ गया बड़ौदा। अब मिलते हैं अगली कहानी में कि बड़ौदा के बाद क्या हुआ और मैं कैसे दुबई गया। तब तक के लिए